हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 133 की बुक जिसका नाम है तुलनात्मक शासन और राजनीति, इसके फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है तुलनात्मक विश्लेषण, ये फर्स्ट यूनिट का नाम है तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो गाइज, इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से किस तरह भिन्न है। क्योंकि हमारी जो बुक है उसका नाम है तुलनात्मक सरकार या फिर तुलनात्मक शासन कह सकते हैं, वो तुलनात्मक राजनीति है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन भी यही रहेगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपकी जो बुक है ये तो बीपीएससी 133, इसके लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये आ जाता है, बहुत बार आ चुका है और आ जाता है। 3 तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सेम ही रहेगा जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से किस तरह भिन्न है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति एक दूसरे के विपक्ष है, इसको समझाते हुए अपने पक्ष लिखो। अथवा में एक और है, इसमें तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति एक दूसरे से किस तरह अलग है, अपने शब्दों में समझाते हुए वर्णन करें। तो इसका आंसर हम देख लेंगे। अब पहले देखेंगे हम इसके बारे में आपको, क्योंकि इसमें कंपैरिजन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें हमें पहले तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति, या तो आप बीच में लाइन डालकर ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, और ऐसे अभी मैं आपको बताती हूँ, या तो आप ऐसे लाइन डालकर यहाँ पर तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले तुलनात्मक सरकार के बारे में, उसकी परिभाषा और उसका अर्थ क्या है, ये सब के बारे में, और फिर उसके बाद तुलनात्मक राजनीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक सरकार की परिभाषा। तुलनात्मक सरकार क्या होती है इसके बारे में पहले देखेंगे। जब किसी देश की सरकार की तुलना किसी दूसरे देश की सरकार से की जाती है तो उसे तुलनात्मक सरकार कहते हैं, चाहे ये तुलना विकास में हो या कानूनी व्यवस्था में हो। तो तुलनात्मक आ रहा है शब्द, तो मतलब इसका मतलब यही होने वाला है कि कंपेयर करना है, तुलना करनी है। तो तुलना किसकी करेंगे? तुलना हम एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार की ही करेंगे। एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार, या फिर राज्य सरकारों में भी ऐसा हो सकता है, राज्य सरकारों की भी तुलना हम कर सकते हैं। तो अभी इसमें यही बताया जा रहा है कि एक देश की तुलना दूसरे देश की एक देश से दूसरे देश की तुलना की जाती है, तो उसी को ही हम तुलनात्मक सरकार कहते हैं। तुलनात्मक सरकार की बात हो रही है, तो इसलिए तुलनात्मक सरकार में हम यही देखेंगे कि एक देश की सरकार की तुलना दूसरे देश की सरकार से की जा रही है। और इसमें या तो फिर कानूनी व्यवस्था भी आ सकती है, और इसमें जो तुलना है वो किसी भी चीज में हो सकती है, कानूनी व्यवस्था में भी हो सकती है। और जैसे कि कानूनी व्यवस्था में क्या क्या चीजें आएंगी? कार्यपालिका आएगी, न्यायपालिका आएगी, विधायिका आएगी। तो जब हम किसी देश की, अपने देश की तुलना हम किसी दूसरे देश की कार्यपालिका से कर लें, या फिर न्यायपालिका से कर लें, या विधायिका से कर लें, तो ये हमारी तुलनात्मक सरकार हो जाएगी। आदि की तुलना की जाती है। तुलनात्मक सरकार पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने वितर्क या परिभाषाएं दी हैं। तो क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में देख लेंगे। पहला है अरस्तु। अरस्तु ने क्या परिभाषा दी है उसके बारे में देखेंगे। अरस्तु ने सबसे पहले 19वीं सदी में तुलनात्मक सरकार की परिभाषा दी। अरस्तु ने तुलनात्मक सरकार के विषय में कहा, जब एक देश की सरकार की तुलना दूसरे देश की सरकार यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से तुलना की जाती है तो उसे तुलनात्मक सरकार कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वही अरस्तु की परिभाषा भी है कि जब किसी देश की, किसी एक देश, जैसे कि ये है इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो इंडिया की जो कार्यपालिका है और जो पाकिस्तान की कार्यपालिका है, इन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो ये तुलनात्मक सरकार हो जाएगी। या फिर अगर हम इन दोनों की न्यायपालिका की तुलना करेंगे तो वो भी तुलनात्मक सरकार में अध्ययन किया जाएगा उसका, और विधायिका की तुलना करेंगे तो उसका भी तुलनात्मक सरकार में अध्ययन किया जाएगा। तो ये परिभाषा अरस्तु ने दी। अब दूसरी परिभाषा होगी हमारी मैकियावेली। मैकियावेली ने क्या कहा? इन्होंने तुलनात्मक सरकार के विषय में अपनी परिभाषा दी। इन्होंने तुलनात्मक सरकार को तुलनात्मक राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण माना है तथा कहा है कि तुलनात्मक राजनीति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये इनकी परिभाषा हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे विद्वान आए हैं और अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे जेम्स ब्राइस, फ्रेडरिक कार बैक्स, हरमाइन ब्राइव जैसे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। हमने दो का देखा, अरस्तु और मैकियावेली। तो आप किसी भी एक का लिख देंगे या फिर दो का भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके बाद इसके अलावा इसमें ये लिखा है कि बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए
जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। अब इसके बाद हमारा दूसरा है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा। तो हमने तुलनात्मक सरकार की परिभाषा देखी। अब तुलनात्मक राजनीति क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जब किसी देश के राजनीतिक संबंध दूसरे देश की सरकार से हो तो उसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। यानी कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ राजनीतिक संबंध बना रहा है तो उसकी जब हम तुलना करेंगे, उन राजनीतिक संबंधों की जब तुलना करेंगे तो उसी को ही हम तुलनात्मक राजनीति कहेंगे। इसका क्षेत्र व्यापक है। तुलनात्मक जो सरकार है उसका क्षेत्र छोटा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति जो है उसका क्षेत्र बड़ा है, व्यापक है। इसका संबंध सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की संस्थाओं तथा संगठनों से है। अभी जो आपने देखा ऊपर हमने उसमें पढ़ा था कि तुलनात्मक सरकार में 3 चीज आती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, दोनों संस्थाएं दोनों तरह की जो होती हैं और संगठन होते हैं, उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। तो इसलिए इसका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक हो जाता है। तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान के अंदर राजनीति शास्त्र के विषय वस्तु और चिंताओं की भागीदारी जैसे लोकतंत्र, संविधान, दल, सामाजिक आंदोलन आदि आते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में किस किस चीजों का अध्ययन किया जाता है? सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का, लोकतंत्र का, संविधान का, किस तरह के दल होते हैं वहाँ पर, उस चीजों का, सामाजिक आंदोलनों का, किस किस तरह के सामाजिक आंदोलन होते हैं, उन सब चीजों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के विषय में विद्वानों ने अपना तर्क दिया है। तो रिनॉल्ड चिलकॉट इन्होंने अपना दावा किया है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों से है। ये कहते हैं रिनॉल्ड चिलकॉट। तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति का ही एक पहलू है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि तुलनात्मक सरकार जो है वो तुलनात्मक राजनीति का ही एक पहलू है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में वो सब चीजें भी आती हैं जो तुलनात्मक सरकार में आती है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब तुलनात्मक राजनीति में भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि तुलनात्मक सरकार जो है वो तुलनात्मक राजनीति का एक पहलू हो सकता है या फिर है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है तथा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए पहले अनुभव करना जरूरी है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो तुलनात्मक सरकार है और तुलनात्मक राजनीति दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के लिए जरूरी होते हैं, और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए पहले उसका अनुभव करना जरूरी होता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि तुलनाओं के प्रयोग का उद्देश्य समानताओं और भिन्नताओं या विषमता उपागम के पार जाते हुए आखिर में संबंधों के एक विस्तृत ढांचे में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है। मतलब जो समानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, उसके उपागम से आगे जाते हुए उनको पार करते हुए आखिर में जो संबंध है, जो देशों के संबंध है, जो राजनीति में देशों के संबंध है या फिर राज्यों के संबंध है, उनके ढांचे को हम अच्छे से जब उनका अध्ययन करेंगे, उनके ढांचे का विस्तृत अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो वही हमारी तुलना होगी, वही हमारी तुलनात्मक राजनीति होगी। तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ जिसमें सब कुछ राजनीतिक है। मतलब ये बता रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ है जिसमें सब कुछ राजनीतिक होता है। तुलनात्मक राजनीति में सब कुछ वैज्ञानिक रूप से होता है। तुलनात्मक राजनीति सरकार और शासन प्रणालियों से संबंधित होती है। तो ये आपको समझ आ गया, ये तुलनात्मक राजनीति के बारे में होगा। अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, यानी कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है तुलनात्मक सरकार, दूसरा है तुलनात्मक राजनीति। यानी कि फर्स्ट हमारा कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इनके बारे में है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा तुलनात्मक सरकार का विषय पुराना है, जिसमें सरकार में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी का ही फर्स्ट पॉइंट जो है तुलनात्मक राजनीति का। तुलनात्मक राजनीति का विषय नया है तथा इसमें राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको समझ में आएगा, तुलनात्मक सरकार का विषय पुराना है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इसमें आती है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का जो विषय है वो नया है। दूसरा इसका पॉइंट रहेगा हमारा, तुलनात्मक सरकार का अध्ययन आदर्शवादी रूप में किया जाता है, जिसमें हम सरकार या कानूनी व्यवस्था का सम्मान करते हैं। तो ये हमारा आदर्शवादी रूप में किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि तुलनात्मक सरकार में हमारा कार्यपालिका आती है, न्यायपालिका आती है और विधायिका आती है। तो इन सब चीजों का हमें सम्मान करना होता है। तो ये बताया जा रहा है, इसलिए इसका जो रूप है वो आदर्शवादी है।
जबकि तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन में विश्लेषण देखा जाता है, जिसमें किसी भी नीति को लागू करने से पहले उसका विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें हमें आदर्शवादी रूप में इसका सम्मान करना पड़ेगा। इसमें विश्लेषण किया जाता है, वैज्ञानिक रूप से देखा जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र सीमित होता है। जिस तरह एक मेंढक अपने जीवन को कुएं में सीमित कर लेता है, उसी तरह तुलनात्मक सरकार का विषय कानूनी रूप में सीमित रह जाता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। तुलनात्मक सरकार का जो विषय होता है वो सीमित होता है, और ये मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तुलनात्मक राजनीति का विषय व्यापक होता है। जिस तरह समुद्र की गहराई को नापना असंभव है, उसी तरह तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र सीमित ना होकर बल्कि उससे अनुभव करना जरूरी होता है, बल्कि उसे अनुभव करना असंभव होता है। सॉरी। तो तुलनात्मक राजनीति का विषय जो होता है वो व्यापक होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से तुलनात्मक राजनीति होती है और किस तरह से तुलनात्मक राजनीति जैसे कि एक समुद्र की तरह होती है, उसका जो है उसका अनुभव करना भी संभव होता है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं। उसी तरह जैसे कि इसके अपोजिट में तुलनात्मक सरकार होती है, जिस तरह एक मेंढक जो है वो अपने जीवन को स्वयं सीमित कर लेता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, तुलनात्मक सरकार का अध्ययन ऐतिहासिक, दार्शनिक या कानूनी रूप में किया जाता है। कानूनी व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की भूमिका देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट रहेगा, और इसी का ही तुलनात्मक राजनीति में अगर हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए उसका अध्ययन अनुभविक ढंग से किया जाता है, यानी पहले अनुभव या अनुभव बनाना या करना जरूरी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका जो अध्ययन होता है वो दार्शनिक, ऐतिहासिक रूप में होता है, कानूनी रूप में होता है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन होता है वो अनुभव के आधार पर होता है। काफी सारा है इसका, जल्दी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तुलनात्मक सरकार का विशेष क्षेत्र राजनीति द्वारा चलाया जा सकता है, जबकि तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से बना हुआ है। मतलब कि यही बताया जा रहा है कि जो तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक सरकार तुलनात्मक राजनीति से बनी हुई है। तुलनात्मक राजनीति अपने अनुसार तथा अपने बल पर काम करती है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि तुलनात्मक राजनीति सरकार को चलाने का काम भी करती है। तो तुलनात्मक सरकार होती है, तुलनात्मक राजनीति से ही बनी हुई है, तुलनात्मक राजनीति के आधार पर भी काम करती है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति जो होती है वो अपने अनुसार काम करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, तुलनात्मक सरकार में वर्तमान रूप में काम कर रही सरकार की भूमिका देखी जाती है। अब तुलनात्मक सरकार में क्या देखा जाता है, जब हम किसी भी देश की सरकार को किसी दूसरे देश की सरकार से कंपेयर करते हैं तो कब करते हैं, जब वो सरकार चली जाती है उसमें फ्यूचर में तो नहीं करते, फ्यूचर में मतलब कि पास्ट में तो नहीं करते ना, उसके जैसे कि सरकार हट गई अब उसको कंपेयर कर रहे हैं। जब मतलब प्रेजेंट में वो सरकार होती है उस समय किसी देश में, तो तभी हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के अनुसार काम करने की प्रक्रिया देखी जाती है। अब देखिए, जो तुलनात्मक सरकार होती है उसमें सिर्फ वर्तमान यानी कि प्रेजेंट को ही देखा जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में हम पहले के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं कि भविष्य में आगे क्या होगा, उसके अनुसार हम नीतियां बनाते हैं, और भूतकाल यानी कि पहले क्या हो चुका है, पास्ट में क्या हो चुका है, उसके अनुसार भी देखकर हम नीतियां बनाते हैं, उसी के अनुसार हम काम करते हैं तुलनात्मक राजनीति में। तो ये सब तुलनात्मक राजनीति में होता है। तुलनात्मक सरकार में सिर्फ प्रेजेंट देखा जाता है, प्रेजेंट। अब इसके बाद तुलनात्मक सरकार में आदर्श रूपी भावना देखने को मिलती है, जिसमें कानूनी व्यवस्था आती है, और इसमें कानूनी व्यवस्था को एक दृष्टि से देखने की प्रक्रिया अपनाई गई है। ये मैं भी आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है जो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तुलनात्मक राजनीति जो है वो बदलती रहती है परिस्थितियों के अनुसार। अब हमारा सारांश है, जो कि हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा। सारांश है ये, इस अध्ययन में हमने कई तरह के शासन व्यवस्था तथा उनके बीच तुलना की व्यवस्था देखी। हमने इस प्रक्रिया में तुलनात्मक सरकार तथा तुलनात्मक राजनीति के विषय में अध्ययन किया। तो इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, मैं रीड कर रही हूँ एक बार। एक महान राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति को 158 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद परिभाषित किया। तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय है कि जब एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है तो वह तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अरस्तु के बारे में आया। अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति की व्याख्या जो है वो 158 कंट्रीज के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद की थी।
तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाइज जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है उसी के अनुसार मैंने अपने जो ये आंसर है ये पूरा कंप्लीट किया है, और इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं जैसे एग्जाम्स में लिखते हैं ना बच्चे, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है कि किस तरह से एग्जाम्स में लिखना है। तो इस तरह से जैसे मैंने लिखा है ना, आपको इसी तरह से एग्जाम्स में भी लिखना है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।